Hello everybody. Today I am going to give you a detailed lecture on the topic leverage analysis. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना leverage analysis, मतलब सिर्फ leverage को कवर नहीं करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, मतलब उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर करेंगे. ये फिनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी अच्छे खासे इससे आपके कवर होते हैं. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिवरेज होता क्या है. ठीक है, बेसिकली जो ये लिवरेज वर्ड है ना, साइंस से लिया गया है, साइंस के भी फिजिक्स से लिया गया है, जिसमें बार बार ये वर्ड आपका यूज़ होता है. अब देखो यहाँ पे किस तरीके से यूज़ हुआ है. लिवरेज आपको बताता है कि कैसे फिक्स्ड कॉस्ट, जिन भी चीज़ों पे फिक्स कॉस्ट अकर्ड होती है, उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है ताकि हमारा रिटर्न मैक्सिमम हो सके. यानी छोटा सा एफर्ट लगाकर आपको मैक्सिमम रिटर्न लेके आना है. जैसे लीवर का काम क्या होता है कि छोटा सा प्रेशर लगा के थोड़ा सा फोर्स लगाकर बड़े से वेट को पुल करना. ठीक है, यही तो रोल होता है लीवर का. तो वही रोल यहाँ पे लिवरेज का भी है. अब देखो, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके की कॉस्ट होती है. एक पहली कॉस्ट होती है आपकी फिक्स कॉस्ट, सेकेंड वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट एंड थर्ड वन इज़ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. तो पहले कॉस्ट को समझना पड़ेगा लिवरेज को समझने से पहले, क्योंकि मैंने इसको जो डिफाइन किया है वो किस तरीके से किया है. देखो, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल रिटर्न टू शेयर होल्डर. मतलब जो फिक्स कॉस्ट एसेट्स हैं या जो फिक्स कॉस्ट हमारी लगने वाली है, उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि हमारा जो रिटर्न आए वो मैक्सिमम आए, चाहे शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो यही हमें ऑल ओवर चैप्टर में करना है. तो पहला हमारा कॉस्ट क्या था, फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो आपका फिक्स होता है, प्रोडक्शन आपका कम हो ज़्यादा हो उससे वो वेरी नहीं करता. जो आपके यूनिट्स हैं, कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स के जो यूनिट्स हैं, उनकी यूनिट के ऊपर उसकी कॉस्ट डिपेंड नहीं करती. फॉर एग्जांपल, आपने अपने प्लांट का इंश्योरेंस कराया हुआ है, राइट, या प्लांट के लिए आपने कोई इक्विपमेंट घर परचेज़ किया है, या जो मशीनरी आपने प्लांट में लगाई है उस पर ईयर 10% का डेप्रिसिएशन हो रहा है. मतलब मशीनरी की वैल्यू ड्यू टू इट्स यूज़ वो कम होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है डे बाय डे और ईयर बाय ईयर. तो ये तो फिक्स है ना. 10% जो मेरा डेप्रिसिएशन है वो एट एनी कॉस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बियर करना पड़ेगा, राइट. इसी वजह से हम इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, और भी एग्जांपल है फिक्स कॉस्ट के, बस आप ये समझ लीजिए, ऐसी कॉस्ट जो वेरी नहीं करती है अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या हो गई, जो प्रोडक्शन यूनिट के अकॉर्डिंग वेरी करती है, राइट. लाइक मैं 10 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरी वो कॉस्ट 10 यूनिट के अकॉर्डिंग होगी. अगर मैंने यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी अकॉर्डिंग टू दी यूनिट्स वो बढ़ती रहेगी. ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. अब अगली कॉस्ट है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट. अब ऐसी कॉस्ट भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्शियली तो वेरी करती है बट पार्शियली फिक्स होती है. मतलब समहाउ वो वेरी भी करती हैं और फिक्स्ड भी होती हैं. दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट. तो यहाँ पे जो मेन रोल है ना आपका, वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ मेन फिक्स्ड कॉस्ट का रोल है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बियर करना ही करना है एट एनी कॉस्ट. तो अब आपको क्या करना है, वो जो कॉस्ट बियर होने वाली है उसको कैसे यूटिलाइज करना है टू गिव अ बेटर रिजल्ट टू द कंपनी एंड टू द ऑनर्स ऑफ द कंपनी. और कंपनी के ऑनर कौन से होते हैं, आपके शेयर होल्डर्स. अच्छा, जनरली अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, जो हमारा स्ट्रक्चर बन के आता है जिसके बेस में हम लोग अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करते हैं, वो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल्स दी होती है कंपनी की. फिर उस सेल्स से जो भी आपके वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो आप डिडक्ट करते हो, राइट. फिर आप फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट करते हो. उसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट लगने वाला होता है वो डिडक्ट करते हो, टैक्स को डिडक्ट करते हो. अगर आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो आप प्रेफरेंशियल डिविडेंड को डिडक्ट करते हो. आखिरी में एक अमाउंट निकल के आता है जो कि बचा होता है, जिसे हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो हमारा मोटिव क्या है कि हमें जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स देने हैं दैट शुड बी मैक्सिमाइज. ऐसा क्या एफर्ट लगाएं कि वो रिटर्न हमारे मैक्सिमाइज हो सके. ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो आपकी फिक्स रहेगी, आप चाहे कम प्रोड्यूस करो या ज़्यादा प्रोड्यूस करो, वो कॉस्ट आपकी आनी ही आनी है, राइट. तो अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से उसको यूज़ करना है, ऐसे प्रोडक्शन आपको करना है कि वो कॉस्ट आपकी कम, कॉस्ट अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके. ओके, तो ये था हमारा लेवरेज.
ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी टाइप्स ऑफ लिवरेज। बेसिकली कितने टाइप के लिवरेज होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज, एंड सेकंड वन इज फिनेंशियल लिवरेज, एंड थर्ड वन इज कंबाइंड लिवरेज। अब देखो क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज जो होता है जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। लाइक ऑपरेशंस में हमारा क्या हो जाता है, सेल्स, ठीक है। सेल्स में से आप डिफरेंट कॉस्ट को रिडक्ट करके एक अर्निंग को फाइंड आउट करते हो, राइट। तो जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड लिवरेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका मेन मोटिव क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज करना या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को इंक्रीज करना, ये हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का मोटिव होता है। ओके, सेकंड है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मेन मोटिव होता है अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना। अब देखो फाइनेंशियल वाले में क्या होता है, जो भी हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं ना वो फिक्स होता है, राइट। तो जो हम इंटरेस्ट पे करने वाले हैं अब उसके बेस पे या हम लोग जो टैक्स पे करने वाले 35%, 45%, 55%, उसके बेस पे हमें क्या यूटिलाइज करें, सेल्स में क्या चेंजेस करें कि लास्ट में जब हम आए अर्निंग पर शेयर की स्टेज पे तो वो हमारा इंक्रीज हो जाए, अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर होल्डर को रिसीव हो। ओके, कंबाइन लिवरेज क्या होता है, हम जब दोनों को कंसिडर करते हैं, सेल्स से लेके अर्निंग पर शेयर हर एक स्टेज को कंसिडर करते हैं, तो वो हमारा लिवरेज क्या बन जाता है, कंबाइन लिवरेज। तो यही तीन लिवरेज है हमारे, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइन लिवरेज। ओके ओके, अभी हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज को इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे विद अ न्यूमेरिकल। अच्छा, जनरली आपसे क्या पूछा जाता है कि हमारा लिवरेज फेवरेबल है या अनफेवरेबल, या फिर आपको एक लिवरेज बताने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो वो जज करेंगे कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे लिवरेज फेवरेबल है अनफेवरेबल है, ठीक है। अब देखो पहले तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, फिर से एक बार बता देती हूँ। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, ठीक है, उसको कैसे बेटर वे में यूटिलाइज करना है ताकि हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको या तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो मैक्सिमम हमें रिसीव हो। ये कैसे करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, जो भी हमारे फिक्स कॉस्ट लग रहे हैं मैक्सिमम लेवल पे उसको कैसे यूटिलाइज करना है, यही होता है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन हमारी मशीनरी के ऊपर लगना ही लगना है। 10% का अगर मेरी 10 लाख की मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो 1 लाख रुपीज़ मुझे पर ईयर लगना ही लगना है, वो मेरे अकाउंट से जाना है या वो खर्चा होना ही होना है। और उसके लिए मैं आगे फ्यूचर में रिजर्व क्रिएट करके रखूँगी, जब वो मशीनरी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो मेरे पास इतना रिजर्व हो जाए कि मैं मशीनरी को परचेज कर सकूं। तो डेप्रिसिएशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो उसी तरीके से बाकी सारे फिक्स कॉस्ट को कैसे हम लोग यूटिलाइज करें बेटर वे में कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैक्सिमम आ सके। अब देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, पहले तो मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है ऑपरेटिंग लिवरेज का। फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब ये निकलता कैसे है, फाइंड आउट कैसे करते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मेट बना हुआ है। सबसे पहले हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई सेल्स होती है, राइट। तो आपको जो सेल्स गिवन होगी उस सेल्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करना होगा। वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद आपका निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन। हमें फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन चाहिए, राइट। कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिडक्ट करते हो तो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो निकल के आता है। अच्छा, ऑपरेटिंग नाम क्यों दिया गया है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोला जाता है इसको, इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। आप देख रहे हो ना इतनी दूर में जो भी बात चल रही है वो ऑपरेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करती है खुद को, ऑपरेशन सेल से रिलेटेड, वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड टर्म से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज। तो हमारा क्या यहाँ पे मोटिव बन रहा है, जो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको कैसे बेटर वे में यूटिलाइज करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। ये हमारा फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट। तो हमें बस अपने सेल्स के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स है ना वो वर्क करेगा एज अ मैग्नीफायर। सेल्स के थ्रू हम क्या करें, ठीक है। अगर मेरी यूनिट का मेरी डेप्रिसिएशन फिक्स लग रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करूँ। सेल्स को अगर मैं इंक्रीज़ करूँगी तो ऑब्वियसली मैं हर जगह से मुझे कुछ ना कुछ मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। उस मैक्सिमम अमाउंट की वजह से मेरा EBIT भी मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो यही है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके,
ओके अभी हम लोग जो ऑपरेटिंग लिवरेज को समझ रहे थे थ्योरेटिकली, अब न्यूमेरिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग लिवरेज और क्या एक्चुअली में आपसे इसमें पूछा जाता है। अच्छा, जो हमारा फॉर्मूला था ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड आउट करने का, वो क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बेस पे हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज को फाइंड आउट कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वो सॉल्यूशन देखने से पहले आप क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पब्लिश हो रहा होगा ऊपर या नीचे, आप उसको देख लेना, मैं वैसे आपको रीड करके बता देती हूँ, ठीक है। अ फर्म सेल्स इट्स प्रोडक्ट फॉर ₹5 पर यूनिट। एक फर्म है, वो अपने प्रोडक्ट को ₹5 पर यूनिट का सेल कर रही है, ठीक है, जितना भी बनाती होगी तो वो सेल कितने में कर रही है, कितने में बेच रही है? हर एक प्रोडक्ट को ₹5 में बेचती है, ठीक है। एंड हैज़ अ वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ₹3 पर यूनिट। और उसका वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? यानी वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या, वेरिएबल कॉस्ट आप समझ लीजिए वो क्या है? हर एक प्रोडक्ट को बनाने में ₹3 का उसे खर्चा आता है वेरिएबल। क्योंकि ये प्रोडक्ट के बेस पे है तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं बोला गया है फिक्स कॉस्ट। क्या बोला गया है? यूनिट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। अब आगे देखो, एंड फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ₹10,000 पर ईयर। और उसकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या है? 10,000 पर ईयर। फिर आगे पढ़ते हैं, कैलकुलेट करेंट लेवल ऑफ सेल्स इफ़ सेल्स ऑफ 20,000 यूनिट। अब करेंटली वो कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है या कितने यूनिट्स को सेल कर रही है? 20,000 यूनिट। अभी वो कितने में डील कर रही है? 20,000 यूनिट में डील कर रही है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आगे देखो, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा? अब इसमें दो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन, सेल्स इंक्रीज बाय 25%। सेकेंड कंडीशन, सेल्स डिक्रीज बाय 25%, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो कि एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है 20,000 यूनिट, ठीक है, और उन 20,000 यूनिट को ₹5 पर यूनिट में सेल करती है, राइट। 20,000 यूनिट है और ₹5 पर यूनिट में सेल करती है। फिर अगली कंडीशन क्या बताइए, उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मतलब पर यूनिट उसकी कॉस्ट क्या आती है? ₹3 उसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है। उसके अलावा उसके ऑपरेशन में कुछ फिक्स कॉस्ट भी होती हैं जो फिक्सली उसको पर ईयर एनी हाउ पे करनी पड़ती है। तो ऐसी कॉस्ट कितनी है उसकी? ₹10,000, ठीक है। तो पहला वाला जो कॉलम है वो प्रेजेंट कंडीशन को दिखा रहा है, कंपनी की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। तो प्रेजेंट में कंपनी का क्या है कंडीशन? वो 20,000 यूनिट्स में डील करती है, ठीक है, जिसको ₹5 पर यूनिट में सेल करती है, ओके। अब देखो, हमारी यूनिट है 20,000, ₹5 में सेल कर रही है, तो हमारा सेल्स रिवेन्यू कितना हुआ? 20 × 5 कितना हुआ? ₹1,00,000, ठीक है। करंटली कंपनी का सेल्स रिवेन्यू क्या है? ₹1,00,000, राइट। अब हमें सेल्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या माइनस करना होता है? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में हमें क्या बताया गया है कि ₹3 पर यूनिट प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट आता है, ठीक है। यूनिट कितना है हमारा? 20,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? ₹3, राइट। तो 20,000 × ₹3 करने के बाद कितना आएगा? वेरिएबल कॉस्ट 60,000। जब हमने सेल्स रिवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो हमें मिला कंट्रीब्यूशन। कितना मिला? 40,000, ओके। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग को डिडक्ट करना होता है फिक्स कॉस्ट, जो कि पर ईयर के लिए फिक्स है। कितनी है वो? क्वेश्चन में क्या बताया गया है? फिक्स कॉस्ट हमारी ₹10,000 है। तो हमने कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो हमारा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, निकल के आया 30,000, ठीक है। तो जो ये 30,000 है ना, ये फिक्स है हमारा, ठीक है। मतलब अभी फिक्स क्या है? अभी हमारे करंट पोजीशन को बता रहा है। जो कंपनी हमारी है वो करंटली इतने में डील करती है और करंटली उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ही आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन आ सकती है, और ये जनरली आती भी है, एज अ मैनेजर आपसे एडवाइस ली जा सकती है कि हमारे पास 2 प्रपोजल है कंपनी की ऑपरेटिंग लिवरेज को बढ़ाने का, आप जज करके बताओ कौन सा फेवरेबल होगा, कौन सा अनफेवरेबल होगा। तो इन्होंने 2 कंडीशन आपको दी है। पहली कंडीशन क्या बोली है कि जब हम लोग सेल्स को 25% इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस 25% यानी 25% इंक्रीज कर रहे हैं, राइट।
दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम लोग 25% डिक्रीज कर दे रहे हैं। जैसे पहला वाला कॉलम सॉल्व हुआ था वैसे ही इस कंडीशन पे भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा फेवरेबल रिजल्ट दे रहा है और कौन सा अनफेवरेबल रिजल्ट दे रहा है। अब देखो 20,000 का जब मैं 25% इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरे यूनिट्स कितने बन जा रहे हैं, 25,000 यूनिट, राइट। और अगर मैं डिक्रीज कर रही हूँ तो मेरे यूनिट्स कितने बन जा रहे हैं, 15,000। तो अब हमारा सॉल्यूशन जो होगा इस 25,000 और 15,000 के बेस पे होगा। पहले प्लस वाला देख लेते हैं कॉलम। 25,000 के अकॉर्डिंग हमारा 5 पर यूनिट पे हमारा सेल्स रिवेन्यू आ रहा है 1,25,000, राइट। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। अब क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू यूनिट चेंज होती है तो अब हमारी यूनिट्स कितनी है, 25,000 यूनिट है, राइट। अब 25% बढ़ने के बाद कितनी यूनिट हो गई, 25,000, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी हमारी, 3 पर यूनिट। तो 25,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 75,000। लेस करने के बाद हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आया है 50,000, ओके। उसमें से फिक्स कॉस्ट हमारी हमेशा फिक्स रहती है, चाहे हमारा प्रोडक्शन कितना भी हो रहा है, एक सर्टेन लेवल तक हमारी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स रहती है। तो वो उसमें से हमने 10,000 डिडक्ट कर दिया तो हमारा EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है 40,000। तो अब आप लोग जो एक्चुअल प्रोडक्शन है और जो पहली एक्सपेक्टेड कंडीशन दी थी दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया है, 30,000 और दूसरी कंडीशन में कितना आया है, 40,000, राइट। तो कंपेयर करके क्या रिजल्ट मिल रहा है कि हमारा रिजल्ट ज़्यादा फेवरेबल है इन कंपैरिजन टू एक्चुअल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब हम लोग 20,000 में डील कर रहे थे हमारा 30,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 25,000 में जब हम डील करने लगे तो 40,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, राइट। तो ऑब्वियसली कंडीशन क्या है हमारे लिए, फेवरेबल है, राइट। अब दूसरी कंडीशन आपको क्या बताई गई है, जब हम लोग 25% यूनिट्स का कम डील कर रहे हैं, ठीक है, रिड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी यूनिट्स कितनी बन गई, 20 से 15,000 हो गई, ठीक है। अब 15 के अकॉर्डिंग जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमने देखा हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रही है 20,000, ऑब्वियसली वो पहले वाले से भी कम है, ठीक है। तो कौन सा हमारा लिवरेज फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है, ऑब्वियसली 40,000 वाला हमारा लिवरेज फेवरेबल है, ठीक है। अब इसके बेस पे आप चाहो तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो फॉर्मूला के बेस पे आप कैलकुलेट करते हो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, फॉर्मूले में पुट करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। वो भी क्वेश्चन आता है, बट ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा जो 14 मार्क्स में आपका फिक्स होता है, जिसमें आपको एक एक्सपेक्टेड कंडीशन दी होती है, जज करके आपको बताना होता है कि कंपनी कौन सी कंडीशन पे जाए या कंपनी के लिए क्या कंडीशन फेवरेबल होगी, कौन सा फेवरेबल ऑपरेटिंग लिवरेज प्रोवाइड करेगा और कौन सी कंडीशन अनफेवरेबल ऑपरेटिंग लिवरेज को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये था मेरा ऑल ओवर कैलकुलेशन अबाउट दी ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसमें आप देख सकते हो कि जब मैंने इंक्रीज किया मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, राइट। और जब मैंने डिक्रीज किया तो मेरा प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, अब थ्योरी को इस क्वेश्चन पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कैसे अप्लाई होता है। देखो मैंने बोला था थ्योरी में कि फिक्स कॉस्ट को मुझे इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैक्सिमम आए, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट 20,000 यूनिट पे भी इतनी है, 25 पे भी इतनी है, 15,000 पे भी इतनी है, ठीक है। मुझे इसी का तो यूटिलाइजेशन करना था, तो मैंने क्या किया, सेल्स यूनिट्स को इंक्रीज़ कर दिया। जब मैंने सेल्स यूनिट को इंक्रीज़ कर दिया तो मेरा प्रॉफिट इतना आया, बट जब मैंने डिक्रीज़ किया तो मेरा प्रॉफिट घट के 20,000 पे आ गया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज समझ में आया क्या होता है, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि ऑपरेटिंग लिवरेज में हम लोग अपने फिक्स कॉस्ट का इस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं जिससे कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाइयर आए, ओके। ओके अभी हम लोगों ने देखा ना ऑपरेटिंग लिवरेज। अब नेक्स्ट टर्म है उसी से रिलेट कर रहा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज में हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब सेल्स में हम लोग क्या चेंज करें जिससे हमारे प्रॉफिट में चेंज आए। मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो गया कि
प्रॉफिट को कैसे चेंज करना है बाय द चेंज ऑफ सेल्स। दोनों का कॉम्बिनेशन सेट करके जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके, नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ लिवरेज, सेकेंड है हमारा फिनेंशियल लिवरेज। ठीक है, अभी इससे पहले वाला हम लोग जो देख रहे थे वो क्या था, ऑपरेटिंग लिवरेज, जो कि बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड था, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, जो हमारे ऑपरेशन के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ठीक है, अब अगला है हमारा फिनेंशियल लिवरेज, जो उससे एक स्टेप आगे बढ़ के होता है, जिसमें हम लोग डील करते हैं डेब्ट से, इक्विटी से। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है दो तरीके से फंड को रेस करती है, आइदर डेब्ट से या फिर इक्विटी से। तो इक्विटी जो होता है, इक्विटी पे जो भी कॉस्ट होती है वो कोई कॉस्ट नहीं होती है, वो क्योंकि हमारे ऑनर्स होते हैं इसीलिए उनको अर्निंग पर शेयर डिविडेंड दिया जाता है, राइट। बट अगर हम लोग डेब्ट के थ्रू या लोन के थ्रू लॉन्ग टर्म फंड को रेस कर रहे हैं तो उस पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट हमारी हुई वो क्या हुई, जो हम लोग इंटरेस्ट देने वाले हैं या फिर जो टैक्स देने वाले हैं। टैक्स हमारा फिक्स है, इंटरेस्ट भी हमारा फिक्स है। तो ये जो अमाउंट हम लोग पे करने वाले हैं ना, उसको मैक्सिमम किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारा अर्निंग पर शेयर हाई जाए, मैक्सिमम आए। अब देखो यहाँ पे फिनेंशियल लिवरेज को डिफाइन कैसे किया गया है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ फर्म to use long term debt and equity share capital to increase its earning per share. It is also called trade on equity. ठीक है, बेसिकली ये किस लिए किया जाता है कि हमारे शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। और ऑल ओवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और वो बेसिकली किससे होता है, अर्निंग पर शेयर अगर अच्छी आई उसी के बेस पे जज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारा फिनेंशियल लिवरेज उसी के साथ डील करता है। अर्निंग पर शेयर सबसे एंड में आता है, तो अगर हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल पे जो भी रिटर्न मिलने वाला है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो टोटली डिपेंड करता है हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट पे, जिसकी अमाउंट फिक्स है। इंटरेस्ट आप जो देने वाले हैं वो आपको फिक्स अमाउंट पे देना है। तो जितना ज़्यादा आप लोग फिक्स कॉस्ट में डील करते हैं ना, मैक्सिमम जो आप उसमें डील करते हैं, उतना ही आपका लिवरेज भी रिस्क पे चलता है, राइट। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है फिनेंशियल लिवरेज का, फिनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EPS, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो हमारा मोटिव क्या है, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना। अच्छा, इससे पहले जब हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज में थे तो आपने देखा था कि सेल्स से लेके EBIT की स्टेज तक हम लोग आए। अब EBIT में से हम लोग पहले इंटरेस्ट डिडक्ट करते हैं, फिर टैक्स डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। उसके बाद अगर आपके कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो हम लोग उसका प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी डिडक्ट करते हैं। लास्ट में जो भी अमाउंट निकल के आता है, बचता है, वही हमारा होता है डिविडेंड टू डिस्ट्रीब्यूट। मतलब जो डिविडेंड हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो निकल कर आता है, राइट। तो हमारा मोटिव क्या है कि किस तरीके से हम लोग जो इंटरेस्ट पे करने वाले हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है कि हमारा मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर आ सके। ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग फिक्स कॉस्ट को यूटिलाइज करते हैं। ओके, अभी हम लोग फिनेंशियल लिवरेज का न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हमारा फिनेंशियल लिवरेज वर्क करता है। उसका जो फिक्स कॉस्ट है, यानी जो डेब्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उस पर जो हम लोग इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, उसका क्या रोल है हमारा फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन को लाने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मैं रीड कर रही हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप साथ साथ में रीड कर सकते हैं। ठीक है, वन अप लिमिटेड हैज़ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब एक ABCD कंपनी है, उसके पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं, 5 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, जो कि 100 के डिनोमिनेशन में डिवाइड है। ठीक है, हमारा ऑल ओवर कैपिटल क्या होता है, छोटे छोटे डिनोमिनेशन में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये कितने में डिवाइड है, 100 की डिनोमिनेशन में डिवाइड है। इट विशेस टू रेज फर्दर 3 लाख फॉर एक्सपेंशन कम मॉडर्नाइजेशन स्कीम। अब कंपनी के पास ऑलरेडी इतना, हमारे पास ऑलरेडी इक्विटी कैपिटल है, बट कंपनी खुद को मॉडर्नाइज करना चाह रही है, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाह रही है। तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन के लिए और अमाउंट की ज़रूरत है, और पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो वो किस किस तरीके से पैसे लेके आ रही है। मॉडर्नाइजेशन स्कीम, द कंपनी प्लान्स द फॉलोइंग फिनांसिंग ऑल्टरनेटिव। अब कंपनी के पास 4 ऑप्शन है
4 ऑप्शन में से अब आप देखोगे कैसे कैसे क्या क्या वर्क कर रहा है और बेस्ट ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ओनली। पहला क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी इक्विटी शेयर्स ही इशू करे एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन के लिए उसे कितना पैसा चाहिए, 3 लाख रुपीज़ का, और 3 लाख का पूरा अमाउंट वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही रिसीव करे। फिर सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, ₹1 लाख बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर के थ्रू, एंड 2 लाख थ्रू डिबेंचर्स एट द रेट 10% पर एनम। 1 लाख तो हमारा इक्विटी शेयर के थ्रू और उसके अलावा 2 लाख डिबेंचर्स के थ्रू। ये हमारा है प्लान 2, जिस पे 10% का इंटरेस्ट देना है, राइट। यानी यहाँ पे इक्विटी और डिबेंचर दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ओके, थर्ड कंडीशन देखो आप, बाय इशूइंग डिबेंचर्स ओनली एट 10% पर एनम। थर्ड कंडीशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो 3 लाख जो रेस करना चाहता है उसके लिए सिर्फ वो डिबेंचर ही इशू कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो डिबेंचर है ना, डिबेंचर पे फिक्स कॉस्ट लगने वाली है। ठीक है, तो ये रिस्क तो है, रिस्क उठाना तो है। अब देखना इस पे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्लान कौन सा है, ₹1 लाख बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। 1 लाख का क्या इशू कर रहा है, इक्विटी शेयर, एंड 2 लाख बाय इशूइंग 8% प्रेफरेंस शेयर, और 2 लाख के 8% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके। यानी यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन है, राइट। अलग गर्ल्स एंड बॉयज़ आपको अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन रिसीव हो सकते हैं। सिर्फ इक्विटी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि डेप्ट हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या डेप्ट और प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। किसी भी कॉम्बिनेशन में कंपनी फंड को रेज कर सकती है। ठीक है, तो वही आपको पता करना है कि फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी। अब देखो आगे क्या लिखा है इसमें, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, giving your comment assuming that the estimated EBIT after expansion is ₹1,50,000 and corporate tax rate is 35%। ठीक है, कंपनी का जो EBIT है, मतलब जब वो एक्सपेंशन की तरफ मूव कर रही है तो इसका EBIT 1,50,000 का होगा, आपको ये एज्यूम करना है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स का एक परसेंटेज बता दिया गया है 35%, जनरली इतना ही आपका रहता है, और इसके बेस पे आपको बताना है फेवरेबल ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा, और आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा प्लान बेस्ट है। अब देखो फिर से जो भी मैंने क्वेश्चन था ना, जो भी क्वेश्चन मैंने अभी रीड किया उसको कंक्लूड करके मैं आपको इस प्लान्स के थ्रू बता रही हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, प्लान 1 में वो क्या कर रहा है, पहले से उसके पास 5 लाख के इक्विटी शेयर्स थे। ये जो पहले से इक्विटी शेयर्स थे वो सारे प्लान्स में आपके एज इट इज़ हैं, क्योंकि पहले से इतने इक्विटी शेयर्स में कंपनी डील करती थी। अब कंपनी को मॉडर्नाइजेशन के लिए 3 लाख कैपिटल की और ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम टू टाइम एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन होता है तो उसे और कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो क्या करें, कैसे रेस करें, ये आपको सजेस्ट करना है कंपनी को। ठीक है, तो देखो पहले ऑप्शन में वो क्या कर रही है कि उसने क्या किया, इक्विटी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स को इशू किया 3 लाख के पूरे इक्विटी शेयर्स, डिनोमिनेशन क्या रही 100 रुपीज़ की, वो इशू कर दिया। ठीक है, सेकंड प्लान में उसने क्या किया, 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए और 2 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए। ओके, फिर थर्ड प्लान में उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर इशू किया, रिस्क लिया ना, सिर्फ और क्या किया, डिबेंचर को इशू किया। फिर फोर्थ प्लान में उसने क्या किया, 1 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू किए, उसके अलावा 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किए। ठीक है, तो इतने दूर में आपको कॉम्बिनेशन बताया गया है कि क्या क्या उसने इशू किया। ओके, तो हमारा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कितने अमाउंट का निकल के आ रहा है, 8 लाख 8 लाख 8 लाख का। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन का ओवरव्यू था ऊपर के पोर्शन में जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, अब नीचे उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जब वो खुद को मॉडर्नाइज करेगी, एक्सपेंड करेगी, तो उसके पास 1,50,000 का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ये आपको गिवन है। उसके अलावा टैक्स का अमाउंट, टैक्स की परसेंटेज भी आप लोग को गिवन है कि कंपनी को 35% टैक्स पे करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन बेसिकली आप लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो हमारा जो EBIT है
सारे प्लान्स के लिए सेम है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया है कंपनी ने कि जब हम खुद को एक्सपेंड कर लेंगे तो हमारा EBIT 1,50,000 का होगा। ठीक है, अब EBIT में से फर्स्ट चीज़ जो डिडक्ट की जाती है वो क्या की जाती है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले प्लान में हम लोग देख लेते हैं। पहला जो हमारा प्लान 1 है उसमें क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर इशू किया ही नहीं गया है। इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है? डिबेंचर पे दिया जाता है। बट यहाँ कोई डिबेंचर इशू नहीं किया गया है। प्लान 1 में सिर्फ इन्होंने क्या इशू किया है? 3 लाख का इक्विटी शेयर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके इंटरेस्ट के कॉलम को नील कर देंगे। ठीक है, नील इंटरेस्ट, क्योंकि कुछ नहीं माइनस हुआ तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स एज इट इज़ 1,50,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1,50,000। अब जो हमारा अमाउंट निकल के आया ना अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे इनकम टैक्स, जो कि क्या है? 35,000। तो सेम अमाउंट का हम लोग 35,000 निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमारा आ रहा है 52,500। उसमें से माइनस करने के बाद हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आया 97,500। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे प्रेफरेंशियल डिविडेंड। प्रेफरेंशियल डिविडेंड किसे दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और जो मेरा प्लान फर्स्ट है, क्या यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं? नहीं किया है। प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया है तो मैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी नहीं दूंगी, और ना ही मेरे पास पहले से प्रेफरेंस शेयर्स थे। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिविडेंड के कॉलम में हम लोग नील कर देंगे, राइट। उसके बाद प्रेफरेंशियल डिविडेंड जो कि हमने नील कर दिया, उस स्टेप से जब हम लोग आगे बढ़े तो हमें मिला अर्निंग अवेलेबल। हमने अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया, माइनस कर दिया। अब मेरे पास निकल के आया 97,500 अर्निंग अवेलेबल। ये वाली जो अर्निंग है कंपनी के पास बची हुई है, अर्निंग अवेलेबल किसे दी जाती है? टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो भी ऑब्लिगेशंस है ना, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको पे करने के बाद जो भी अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग बचता है उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट प्लान मेरे पास पहले से इतने इक्विटी शेयर्स थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने नए इक्विटी शेयर्स इशू किए 3 लाख के। ठीक है, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 8,000। 5,000 पहले से थे। ठीक है, 3,000 मैंने फिर इशू किया। यहाँ पे देखो मैंने ये अमाउंट बताया हुआ है। ठीक है, और इनकी डिनोमिनेशन क्या थी? 100। तो यहाँ पे कितने इशू होंगे? पहले से 5,000 और दोबारा मैंने 3,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया है। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मेरे कितने हो गए? 8,000, राइट। तो जो भी मेरे पास अर्निंग अवेलेबल है उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो मुझे अर्निंग पर शेयर रिसीव हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर कितना आया? 12.19 रुपीज़। ओके, ये था मेरा अकॉर्डिंग टू माई फर्स्ट प्लान। मैं अभी कैपेबल हूँ हर एक शेयर होल्डर्स को 12.19 पेड करने के लिए। ओके, अब मूव करते हैं सेकंड प्लान की तरफ। मेरा सेकंड जो प्लान है उसमें मेरे पास ऑलरेडी 5 लाख के इक्विटी शेयर्स थे। मैंने जो नया प्लान में एक्सपेंशन के लिए लेके आने वाली हूँ उसमें मैंने कॉम्बिनेशन डाला इक्विटी का और डिबेंचर का, जिसमें मैंने 1 लाख के इक्विटी शेयर्स को इशू किया और 2 लाख के डिबेंचर्स इशू किए, राइट। तो अब देखो मेरा जो EBIT है ऑलरेडी गिवन हुआ है 1,50,000। ठीक, अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? डिबेंचर्स मेरे कितने हैं? 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख पे कितने परसेंट का हम लोग इंटरेस्ट देने वाले थे? क्वेश्चन में देखा था ना 10% का। ठीक है, तो 2 लाख का 10% जब मैंने निकाला तो आया 20,000। माइनस करने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स आया 1,30,000। इसमें से माइनस करेंगे इनकम टैक्स जो कि फिक्स है। 35% मुझे इनकम टैक्स देना है, सारे कंडीशन में वो अप्लाई होगा। इनकम टैक्स मैंने माइनस कर दिया तो मेरी अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आया है 84,500। इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंशियल डिविडेंड। अब देखो मेरे कॉम्बिनेशन में क्या मैंने प्रेफरेंस शेयर को इशू किया है? नहीं किया है। ओके, तो जब मैंने प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं किया है तो मैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी नहीं दूंगी, ये हो जाएगा नील। अब मेरी अर्निंग अवेलेबल निकल के आई है 84,500, जिसको हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। अब देखो फिर से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे? पहले से 5,000 थे, उसके अलावा मैंने 1,000 और इशू कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मेरे पास कितने हैं? 6,000। तो ये अवेलेबल अर्निंग और डिवाइड कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं थर्ड प्लान पे। थर्ड प्लान में उन्होंने
एक्सपेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर इशू कर दिया है 3 लाख का। इन्होंने सोचा नहीं भाई हम तो सिर्फ डिबेंचर्स में डील करेंगे, पूरा का पूरा 3 लाख का डिबेंचर इन्होंने इशू कर दिया कि हमें डिबेंचर्स के थ्रू पैसा चाहिए, हम रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। अच्छा, फिनेंशियल लिवरेज में भी मैंने क्या बताया कि जहाँ पे फिक्स कॉस्ट आती है ना, उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि मेरा अच्छा फेवरेबल कंडीशन हो और मैं अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज़ कर सकूँ। बट ये रिस्की होता है बट प्रॉफिटेबल भी होता है, आगे चल के चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो 1,50,000 मेरा EBIT है, EBIT में से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। मेरे डिबेंचर्स कितने थे 3 लाख के, 10% के अकॉर्डिंग जब मैंने इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया तो इंटरेस्ट कितना निकल के आया मेरा 30,000। उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, टैक्स, जो कि आपका फिक्स है। टैक्स माइनस करने के बाद 78,000 आया। फिर हमारा प्रेफरेंशियल डिविडेंड, क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया है तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी हम लोग पे नहीं करेंगे। हमारी अर्निंग अवेलेबल निकल के आया और अर्निंग अवेलेबल को हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स हमारे कितने हैं यहाँ पर, इक्विटी शेयर्स हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 है, क्योंकि हमने नए इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं किया है। तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकल के आया है ₹15.60। ओके, अब फोर्थ प्लान की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने कॉम्बिनेशन रखा है इक्विटी का और प्रेफरेंस शेयर्स का। राइट, इक्विटी में डील किया है और कुछ पोर्शन उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स में डील किया है। इक्विटी कितना है इनका 1 लाख का और प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं इनके 2 लाख के। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। 1,50,000 मेरा EBIT है। राइट, उसमें से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या माइनस किया, इंटरेस्ट, जो कि हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि हम डिबेंचर्स में डील नहीं कर रहे हैं। ओके, तो एज इट इज़ हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स निकल के आया, EBT निकल के आया 1,50,000। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स क्या है हमारा 35%, तो इसका हमने 35% निकाला और उसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आया, जिसमें से हम लोग प्रेफरेंशियल डिविडेंड को माइनस करेंगे। प्रेफरेंशियल डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा, 2 लाख पे। 2 लाख का आप लोग प्रेफरेंशियल डिविडेंड निकालेंगे और उसके बेस पे अब हमारा प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी क्या था 8% के अकॉर्डिंग था, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसका 8% निकालेंगे और प्रेफरेंशियल डिविडेंड को माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगी वो होगी हमारी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसे हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर देंगे। अब देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 5,000 पहले से थे और 1,000 और इशू किए, यानी कितने हो गए 6,000। तो डिवाइड करने के बाद हमारा ₹13.58 निकल के आया है। अब देखो चारों प्लान को अच्छी तरीके से एनालाइज करो। ठीक है, बोर्ड की तरफ ध्यान से देखो। और प्लान फर्स्ट में जब मैंने सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में डील किया है तब मेरा ₹12 का अर्निंग पर शेयर निकल के आया है। ठीक है, प्लान 2 में मैंने डिबेंचर और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है तो मेरा इतना अर्निंग पर शेयर निकल के आया है। ठीक है, और प्लान थर्ड में मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर में डील किया है और किसी को देखा ही नहीं, पूछा ही नहीं, सिर्फ डिबेंचर में डील किया है। ऐसी कंडीशन में मेरा ₹15.60 का अर्निंग पर शेयर निकल के आया है। फिर थर्ड प्लान में मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के कॉम्बिनेशन में डील किया तो ये ₹13 का अर्निंग पर शेयर निकल के आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी रैंकिंग करेंगे। रैंक करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है हमारा, प्लान थर्ड 1। सेकंड पोजीशन पे कौन सा है हमारा, प्लान सेकंड। और थर्ड पोजीशन पे कौन सा है हमारा, प्लान फोर्थ। एंड फोर्थ पोजीशन पे है हमारा प्लान 1। अब देखो यहाँ पे जो फिनेंशियल लिवरेज की थ्योरी में मैं जो बता रही थी ना, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ। मैंने बोला था ना कि जो भी फिक्स कॉस्ट होता है उसका इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना कि अर्निंग पर शेयर या शेयर होल्डर्स को जो हम अमाउंट पे करने वाले हैं वो हमारा मैक्सिमाइज हो सके। इसी को हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल लिवरेज, जो कि रिस्क पे डील करता है। अच्छा देखो, पहली पोजीशन पे हमारा प्लान जो वर्क कर रहा है वो है हमारा प्लान थर्ड, जो कि ₹15.60 का अर्निंग पर शेयर प्रोवाइड करने वाला है। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स में डील किया है। ओके, डिबेंचर पे जो भी हम लोग अमाउंट पे करते हैं वो फिक्स होता है, इंटरेस्ट हमें देना ही देना है। हम चाहे तो अर्निंग पर शेयर को फ्लक्चुएट कर सकते हैं या ना भी दें, बट वो हमें देना है। तो जो अमाउंट हमें पे करनी है, जो हमारी ऑब्लिगेशन है, उसमें हमें रिस्क तो है, ठीक है, बट रिस्क है, रिस्क लिया तो हमें रिटर्न भी अच्छा मिला है। ओके,
अब हमारा सेकंड पोजीशन पे जो है उस पर भी आप देख रहे हो कि इक्विटी और डिबेंचर का कॉम्बिनेशन लिया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगेन हम लोगों ने रिस्क लिया और डिबेंचर में डील किया तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिला। उसके अलावा थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन पे पोजीशन पे आप देख सकते हो कौन कौन से प्लान एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से जब हम रिस्क के साथ डील करते हैं और फिक्स कॉस्ट को बेटर वे में यूटिलाइज़ करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। हमें कौन, शेयर होल्डर को प्रॉफिट होता है, उनका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है। और यही तो मेन मोटिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। हमारे ऑनर्स को रिटर्न अच्छा देना, शेयर होल्डर्स को रिटर्न अच्छा देना। ओके, अभी हम लोग लास्ट टाइप ऑफ लिवरेज देखेंगे जो कि है हमारा कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। कंबाइंड नाम से पता लग रहा है कि दो लिवरेज का कॉम्बिनेशन है। हमने पहले पढ़ा ऑपरेटिंग लिवरेज, फिर हमने पढ़ा फिनेंशियल लिवरेज। तो दोनों का जब हम लोग आपस में कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है कंबाइंड लिवरेज। अब आपको मैं फॉर्मेट की तरफ लेके चलूँ, जो हमारा सॉल्व करने का फॉर्मेट था वो कहाँ से स्टार्ट होता था, सेल्स से स्टार्ट होता था और अर्निंग पर शेयर पे ख़त्म हो रहा था। तो वहाँ से सेल्स से लेके अर्निंग पर शेयर के बीच का जो रिलेशनशिप है या आपस में जिस रिलेशन को वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसी को जानना क्या बोलते हैं, कंबाइंड लिवरेज। जब हम सिर्फ ऑपरेशन के बारे में बात नहीं करते या फिर सिर्फ फिनांस के बारे में बात नहीं करते, जब हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज। इसमें भी हमारा क्या है, देखो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। मतलब अर्निंग पर शेयर में क्या चेंज आ रहा है और परसेंटेज चेंज सेल्स में कितना आ रहा है, दोनों के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। तो देखो स्टार्टिंग हमारी सेल्स से होती है और अर्निंग पर शेयर पे हम लोग एंड करते हैं। तो यही हमारा बता रहा है कंबाइंड लिवरेज, दोनों को एक साथ। मतलब अभी तक जो आप लोगों ने फिनेंशियल लिवरेज पढ़ा, ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ा, दोनों के कॉम्बिनेशन को बताता है आपका कंबाइंड लिवरेज। तो फिर से एक बार कंक्लूड मैं कर दूं, हमारा लिवरेज क्या हो गया, जब हम लोग अपने फिक्स कॉस्ट को इतना मैग्नीफाई करते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके, बेस्ट अर्निंग मिले, एज अ शेयर होल्डर बेस्ट अर्निंग पर शेयर हमें मिले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिवरेज। कम एफर्ट लगा के मैक्सिमम रिटर्न रिसीव करना। ओके, लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो मेरे लिवरेज एनालिसिस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगी। एंड एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Okay, subscribe and like my channel. Thank you so much everyone.